नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आज स्टार्ट करेंगे क्लास को और चैप्टर का नाम है शांति, जिसे हम पीस कह करके पुकारते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारी इस रैपिड रिविजन क्लास का आज ये अंतिम चैप्टर होगा, क्योंकि हम लोग जो इस बार सिलेबस में कोर्स है उसके अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स जो कि मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं क्लास में जुड़ चुके हैं। रन सिंह, योगिता, याचिका, शिवानी, रूपाली, सुरेंद्र, ब्रह्म सिंह गुर्जर, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की इस क्लास को अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारी क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं शांति पर है। इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि वर्तमान समय वह समय है जबकि पूरी दुनिया शांति का राग अलाप रही है, लेकिन फिर भी हमें शांति स्थापित होते हुए कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूएनओ का गठन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति स्थापित की जाए, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पूरी दुनिया दहल चुकी थी, कांप चुकी थी और बहुत कम समय में दुनिया को दो बड़े युद्ध झेलने पड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। इन विश्व युद्धों में दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जानें चली गई, लोगों का विकास अवरुद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में दुनिया में ज़्यादातर देशों ने शांति स्थापित करने के बारे में विचार किया, शांति की ठानी। लेकिन क्या जिस उद्देश्य से यूएनओ का गठन किया गया था वो सफल हो पाया? क्या विश्व में शांति स्थापित हो पाई? नहीं, क्योंकि उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम कोल्ड वॉर कह करके पुकारते हैं। लंबे समय तक कोल्ड वॉर चलता रहा। कितने? लगभग 45 वर्षों तक। फ्रॉम 1945 टू 1991 कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है, शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। और इस समय पूरी दुनिया हथियारों की होड़ में जुटी हुई थी, क्योंकि सभी लोग या सभी देश जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से सीख ले चुके थे। अमेरिका द्वारा जब जापान पर परमाणु आक्रमण किया गया, परमाणु हमला किया गया, उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ, इतना विनाशक हुआ कि दुनिया के सभी देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। 1990 में जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई, एक बार पुनः दुनिया ने राहत की सांस ली और ये सोचा कि अब शायद हम लोग शांति की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन फिर बात वही आती है, क्या उसके बाद से लेकर के अब तक हम शांति की ओर अग्रसर हो पाए हैं? अगर हम ये कहें, कुछ समय के लिए एक ऐसा दौर जरूर गुजरा है जबकि दुनिया में हमें लड़ाइयां देखने को नहीं मिली और हम शांति की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर आतंकवादी घटनाओं ने एक बार पुनः विश्व को चिंतित कर दिया। दुनिया के लगभग सभी देश आतंकवाद से ग्रसित हुए और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जिसे कहा जाता है, वो भी इससे बच नहीं पाया। 9/11 की घटना तो आप सभी को याद होगी, किस प्रकार से अमेरिका को दहलाया गया था आतंकवादी हमलों से। फिर एक समय आया जब अफगानिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान का शासन आया 2021 में। ज़्यादा लंबा समय नहीं गुजरा है, अभी हाल ही की बात है। और अब यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो एक बार पुनः इस विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। हो सकता है आने वाला समय दुनिया के कई देशों को आपस में लड़वा दे। तो हम शांति के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शांति स्थापित करना इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर शुरू की लाइन में ही ये बात देख पाएंगे, लोकतंत्र, न्याय तथा मानवाधिकारों की तरह ही शांति का जुमला भी तकिया कलाम बन गया है। यानी कि जिस तरह से हम लोकतंत्र की बात करें, जिस तरह से हम न्याय की बात करें, जिस तरह से हम मानवाधिकारों की बात करें, ठीक उसी प्रकार से अगर हम शांति की बात करें तो वो एक जुमला बन करके रह गया, एक तकिया कलाम बन करके रह गया है। तकिया कलाम का मतलब होता है बोलने में एक ऐसा शब्द जो बहुत अच्छा लगता है, जिसे बार बार बोला जाता है, लेकिन हकीकत में अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो हमें वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। देखिए, दुनिया के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली आज विश्व के सभी देशों में मौजूद है। हालांकि हम इन सभी शब्दों में से अगर
लोकतंत्र की बात करें तो काफ़ी हद तक लोकतंत्र सफल होकर के उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी भी शासन प्रणालियाँ दुनिया में मौजूद है उनमें लोकतंत्र से श्रेष्ठ प्रणाली हम नहीं कह सकते कि दूसरी कोई हो भी सकती है। लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार से राजनीति में जाने वाले लोग जिन्हें हम हमारा नेतृत्व सौंपते हैं, वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का शिकार हो करके हमारे हितों को ताक पर रख देते हैं, अपने निजी हितों को पूरा करने में जुट जाते हैं, तो लोकतंत्र भी हमें ऐसा लगता है कई बार कि जिस उद्देश्य से हमने लोकतंत्र को स्थापित किया वो लोकतंत्र भी आज हमें इतना सफल दिखाई नहीं देता है। जहां हम बात करते हैं न्याय और मानवाधिकारों की, तो न्याय और मानवाधिकार दुनिया के सभी देशों को नहीं मिल पाया है। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मानवाधिकारों का हनन किया गया है। श्रीलंका में तमिलों की समस्या देख लीजिए, मानवाधिकारों के हनन का एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार से आप इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे किस प्रकार से रवांडा में हुतू और तुसी इन दो नस्लवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें भी लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ये भी एक तरह से उदाहरण पेश करता है इस बात का कि क्या मानवाधिकार आज भी सुरक्षित है। हम फिर एक बार अफगानिस्तान की बात करें, जहां पर आज भी वहां के लोग पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि शायद वो मानवाधिकारों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, अब वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए कहां गई वो बातें। आज जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में आए दिन कई लोग मारे जा रहे हैं, नृशंस हत्याएं की जा रही है, फिर एक बार सवाल वही उठता है कहां है वो दुनिया जो मानवाधिकारों की बात करती है। तो हम इन सभी बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि शांति अब हमें एक जुमला दिखाई देता है, एक तकिया कलाम दिखाई देता है, जिसे पूरा कर पाना बड़ा ही कठिन काम है, जो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग स्थापित करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिना शांति के हम विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। बिना शांति के यह विश्व स्वर्ग नहीं बन सकता। लेकिन ये कल्पना में बड़ा ही अच्छा शब्द है, हकीकत में अगर हम इसे ढूंढने की कोशिश करें तो इसको स्थापित कर पाना काफी कठिन काम है। हम यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शांति को लेकर के कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण पेश किए हैं। इन दृष्टिकोणों में पहला नाम आता है, जर्मन दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। देखिए, फ्रेडरिक नीत्शे ने जो बात कही है वो देखने में कही जाए तो बहुत यथार्थवादी बात है। क्या है कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आप पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जब से हमें लिखित इतिहास मिलता है हम ये देख रहे हैं कि युद्धों का इतिहास अधिक रहा है। मानव सभ्यता को संघर्ष करना पड़ा है आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है एक समय था जब अराजकता की स्थिति पूरी दुनिया में थी, कहीं पर भी कोई राज्य नहीं थे। आज जिस तरह से हम जंगल में जंगल राज देखते हैं, यानी कि शक्ति के लिए संघर्ष देखते हैं, जो सबसे शक्तिशाली होता है वही अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। एक समय में मनुष्य जाति भी इसी संघर्ष के दौर से गुजरी है। न कानून, न नियम, न राज्य, न न्याय, न स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांत। उस समय जो शक्तिशाली था वही जीतता था। और हम इतिहास में जब युद्ध देखते हैं तो ये पता चलता है कि सभी देशों ने या फिर सभी राजाओं ने युद्ध के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से अपने साम्राज्य का निरंतर प्रयास किया। आज वर्तमान समय में भले ही साम्राज्यवाद हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने की कोशिश करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक अपवाद स्वरूप हम रूस की बात कर सकते हैं, जिसने कि यूक्रेन पर अधिकार करने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया है। बाकी ये जो साम्राज्यवाद है वो धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम आर्थिक साम्राज्यवाद की बात कर सकते हैं। महाशक्तियों ने कमजोर देशों को किस प्रकार से अपना शिकार बनाया है। देखिए, यहाँ हम युद्धों की बात करते करते जब आर्थिक साम्राज्यवाद पर आ ही गए हैं तो क्यों नहीं हम हाल ही में एक घटना घटित हो रही है श्रीलंका। आप सभी टीवी पर डेली न्यूज में देखते होंगे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भयंकर रूप से चरमरा गई है। क्या कारण है, क्यों श्रीलंका आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया है, उसका कारण जान लीजिए। मैंने एक शब्द बोला, आर्थिक साम्राज्यवाद। क्या मीनिंग है इस आर्थिक साम्राज्यवाद का? आर्थिक साम्राज्यवाद का मतलब है, एक समय में इसकी शुरुआत की थी अमेरिका ने, जिसे नाम दिया गया था डॉलर साम्राज्यवाद।
कमजोर देशों को आर्थिक मदद दे करके उनकी बोलती बंद कर देना और उन्हें मजबूर करना अपनी बात मानने के लिए, और उनके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन करना, यह अमेरिका का लक्ष्य था। वर्तमान समय में इसी नीति पर चल रहा है चीन। अब हम चीन की जब बात करें तो सीधा नाम आता है श्रीलंका का। हाल ही में जो श्रीलंका की स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए चीन जिम्मेदार है। श्रीलंका को बहुत सारा ऋण जो है वो किसके द्वारा दिया गया? बहुत सारा ऋण चीन के द्वारा दिया गया, लोन दिया गया। पहले उनको लोन देकर, ऋण देकर के उन्हें सपने दिखाए गए। ये कहा गया कि आप अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़िए, चीन आपके साथ में है। और ऋण के बोझ तले इतना दबा दिया कि अब वह देश यानी कि श्रीलंका जो है वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। अर्थव्यवस्था उसकी चरमरा गई है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और श्रीलंका के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियां, जो सत्तारूढ़ दल है, उसको पद त्यागने के लिए मजबूर कर रही है। गृह युद्ध के हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। यह केवल श्रीलंका की बात नहीं है। अभी आप देखेंगे इन दिनों के अंदर हमें कई देशों में यह हालात होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। यह सब कुछ चीन की नीति का एक हिस्सा है। तो देखिए, संघर्ष आज भी जारी है, संघर्ष का रूप बदल रहा है। जहां एक समय हमें युद्धों से संघर्ष दिखाई देता था, एक समय हमें साम्राज्यवाद दिखाई देता था, उसके बाद एक नया रूप आया साम्राज्यवाद का, जिसे उपनिवेशवाद कहा गया, जिसे हम कॉलोनियल सिस्टम कहकर पुकारते थे। और भारत भी इसी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। और आज एक नया साम्राज्यवाद हमारे सामने है, जिसे हम डॉलर साम्राज्यवाद और वर्तमान समय में चीनी विस्तारवाद के नाम से जानते हैं। चीन ने वन बेल्ट वन रोड की स्कीम जो स्टार्ट की है, यानी कि वो एक बेल्ट को पूरी एक रोड से जोड़ना चाहता है, और उसमें वो नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, इन सभी देशों को अपने साथ जोड़ना चाह रहा है। उद्देश्य उसका, जहां एक और अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना है, वही इन देशों को कर्ज के बोझ तले दबा देना है और मजबूर करना है अपनी बात मानने के लिए। इसमें भारत जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चीन की इस नीति में कहीं ना कहीं भारत इतना शक्तिशाली देश है जो चीन के कंपटीशन में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चीन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत के विकास के पहिए को रोकने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार के हथियार अपना करके। हाँ जी, बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक विद्यार्थी का, जिन्होंने लिखा है हम्बनटोटा 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है। किसने? चाइना ने। ये हम्बनटोटा जो है वो श्रीलंका का एक छोटा सा द्वीप है, बंदरगाह है, और उसे चीन ने 99 वर्ष की लीज पर लिया है, चीन श्रीलंका को आर्थिक मदद दे करके। और उद्देश्य वहां पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करना है। केवल श्रीलंका ही नहीं, मालदीव जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी चीन ने मालदीव को आर्थिक मदद देकर के उससे भी कुछ इसी प्रकार से बंदरगाह हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जो कि बिल्कुल भारत के पूर्व में स्थित, पश्चिम में स्थित है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का वो क्षेत्र जो कि अरब सागर से हिंद महासागर को जोड़ता है, ग्वादर बंदरगाह, वहां पर भी चीन ने आर्थिक मदद देकर के उस बंदरगाह को अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए काम में लेने की योजना बनाई है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि संघर्ष आज भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम और एक विद्वान की बात करते हैं, जिनका नाम है विल्फ्रेडो परेटो। ये कौन है? ये इटली के एक समाज सिद्धांतकार है। समाज सिद्धांतकार का मतलब है समाजवादी विचारक है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। किन लोगों से होता है? ताकत, पावर। हम अगर दुनिया के देशों को देखें तो जहां जहां सत्ता जिन जिन के हाथ में है, वो हमें ऐसे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सक्षम थे, जिन्होंने अपनी पावर से सत्ता को प्राप्त किया है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपको देना चाहूंगा। हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर रूस का। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन,
अपनी ताकत के बल पर उन्होंने रूस में संविधान तक बदल डाला है और उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। लोकतांत्रिक चुने हुए प्रतिनिधि होते हुए भी एक तानाशाह शासक के रूप में पुतिन शासन कर रहे हैं। उन्होंने जो दिमाग में सोच लिया, जो ठान ली, वो अब करना चाहते हैं। वो नेटो को जवाब देना चाहते हैं, वो रूस का खोया हुआ इतिहास वापस प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अगर बात करें उत्तर कोरिया में किम जोंग एक निरंकुश और तानाशाह शासक है और वह भी लगातार परमाणु धमकियां दुनिया के देशों को देता रहा है। आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स उसके द्वारा किए जाते हैं। फिर हमारा पड़ोसी देश चीन देख लीजिए, यहां पर शी जिनपिंग जिन्होंने खुद ने संविधान में परिवर्तन करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली है। आज तक के जितने भी चीन में राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक्तियों को धारण करने वाले राष्ट्रपति में शी जिनपिंग का नाम आता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इसी प्रकार के तानाशाही शासक वर्तमान समय में उभरते जा रहे हैं। और यहां मैं तानाशाही शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो विल्फ्रेडो पेरेटो जो कह रहे हैं उनका यह मानना है कि शासन पर वही काबिज होता है जो ताकतवर होता है। हालांकि आज के समय में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर आम लोगों में से ही चुन करके कोई व्यक्ति सत्ता पर आया है। भारत इसका एक एग्जाम्पल है। नरेंद्र मोदी जो कि बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति थे, आज वो भारत की सत्ता पर काबिज है या भारत का शासन संभाल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में हमें वो लोग सत्ता पर दिखाई देते हैं जिनके पास आर्थिक शक्ति रही है। तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने इस दृष्टिकोण से। और उन्होंने ऐसे लोगों को क्या कहा है? शेर। उसने ऐसे लोगों को वर्णन शेर के रूप में किया है कि ये जो ताकतवर लोग होते हैं, ये ताकतवर लोग जो है वो एक तरह से लॉयन, एक तरह से शेर की भूमिका निभाते हैं। अरे भाई, हमारे एक विद्यार्थी जो हैं वो बड़े ही दुख में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मिस यू सर, अभी मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए, इतना जल्दी मिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो 11th क्लास कंप्लीट होगी, 12th क्लास पूरी हमारी 1 साल चलनी है, तो हमारा साथ अभी 1 साल और रहेगा, इसलिए आपको इतना अफसोस व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर शांति के नकारात्मक दृष्टिकोण में 2 विद्वानों की बातें देखी, जहां एक और हमने फ्रेडरिक नीत्शे, वहीं दूसरी और विल्फ्रेडो पेरेटो की बात की है। मैंने आपको जब इस चैप्टर को क्लास में पढ़ाया था तब एक और नाम लिया था, याद हो तो आपको, और वो नाम था इटली के फांसीवादी मुसोलिनी का, जिन्होंने क्या कहा था? युद्ध ही जीवन है, शांति मृत्यु है। उन्होंने कहा था कि हमें लगातार युद्धरत रहना चाहिए। अगर हम शांत होकर के बैठ गए तो ताकतवर हम पर शासन करेंगे, इसलिए अपने आप को निरंतर ताकतवर बनाते रहना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर दुनिया के सभी देश चल रहे हैं, अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में भारत भी अपनी सैनिक शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहा है, क्योंकि आज के जो हालात हैं उसमें हमें कभी भी जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ में हुआ है उस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और जो जितना ताकतवर देश होता है, दुनिया के देश उसकी बात को मानते हैं, उसके सामने झुकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं अशांति या युद्ध का वातावरण। अभी हम शांति की चर्चा कर रहे थे, शांति पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने पहले शांति का नकारात्मक स्वरूप देखा, 2 विद्वानों की बातें वहां पर देखी। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं अशांति या युद्ध के वातावरण की। तो इसमें देखिए, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल फांसीवाद का उदय है, दूसरा एग्जाम्पल नाजीवाद का उदय है, और तीसरा एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान का विभाजन है। यहां पर मैं साथ साथ में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की भी चर्चा करूंगा, जो हमें अशांति या युद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हम फांसीवाद की बात करें तो यह घटना है प्रथम विश्व युद्ध की, जब प्रथम विश्व युद्ध में इटली पराजित हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ, तो इन दोनों ही देशों में तानाशाही शासकों का उदय हुआ। हालांकि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी डायरेक्ट पराजित हुआ था, क्योंकि जर्मनी जो हारा हुआ ग्रुप था उसका लीडर था, उसका हेड था, और उसी के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इटली जो था वो जीते हुए राष्ट्रों के साथ में खड़ा था। लेकिन फिर भी जब युद्ध समाप्त हुआ, इटली के साथ जो बर्ताव किया गया वो बर्ताव कैसा था? एक ऐसा बर्ताव जो शर्मसार कर रहा था इटली को। जब जीते हुए राष्ट्रों ने बंटवारा शुरू किया पराजित राष्ट्रों के छोटे छोटे क्षेत्रों का, तो उस समय इटली को
आभास करवाया गया कि युद्ध में आपकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए आप शांत बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं मिलना है। इटली की एक तरह से ये बेइज्जती थी, इसलिए इटली में फासीवाद का उदय हुआ, मुसोलिनी का उदय हुआ, और यही जर्मनी में हुआ हिटलर के नेतृत्व में। तो हम फासीवाद में किसकी बात करेंगे? मुसोलिनी की बात करेंगे। मुसोलिनी। और जर्मनी में हम बात करेंगे, ये तो इटली की है, और जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके द्वारा हुआ था? हिटलर के द्वारा। ये जर्मनी में है। इन दोनों ने ही मिलकर के दूसरे विश्व युद्ध को एक तरह से निमंत्रण दिया था। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व, यानी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था, लीग ऑफ नेशंस जिसे कहा जाता था। यह घटना 10 जनवरी 1920 की है, जब लीग ऑफ नेशन पर साइन किए गए और राष्ट्रों ने शांति की अपील की दुनिया से। लेकिन जब मुसोलिनी और हिटलर का उदय हुआ, इनके द्वारा लगातार अपनी नीतियों को दुनिया पर थोपने की कोशिश की गई, अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो ये देखा गया कि हो सकता है लंबे समय तक ये शांति नहीं बनी रहे और दूसरा विश्व युद्ध फिर आ गया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, तो उसका मेन कारण जो था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी में वही हिटलर जिसने कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पोलैंड पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और उसी ने जन्म दिया दूसरे विश्व युद्ध को। तो इस तरह से इन दोनों, मुसोलिनी और हिटलर की वजह से हम जिस शांति का सपना देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। और अगर जर्मनी की बात करें तो जब हिटलर का शासन आया तो वहां पर यहूदी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। उन यहूदियों को जर्मनी से बाहर खदेड़ा गया, मजबूर किया गया, उन पर अत्याचार किए गए, उन पर अमानवीय यातनाएं दी गई उनको, और यह कहा गया कि जर्मनी के लोगों के लिए ही है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को जर्मन छोड़कर जाना पड़ेगा। लाखों की संख्या में यहूदी धर्म के लोग विस्थापित हुए, जर्मनी को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और जो नहीं छोड़ना चाहते थे उनका कत्लेआम कर दिया गया, उन पर अत्याचार किए गए। ये घटनाएं दर्शाती है किस तरह से हम जहां एक और मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, वहीं हमें इस प्रकार के अत्याचार, मानवाधिकारों का हनन करने वाले दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बात करें भारत पाक विभाजन की। हम सभी जानते हैं भारत पाक विभाजन 1947 की एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है। जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान उससे एक अलग देश के रूप में आजाद हुआ, और यह आजादी हमें मिली थी हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के बीच संघर्ष के परिणाम के रूप में। इस विस्थापन में जब लाखों की संख्या में हिंदू भारत लौट रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनकी हत्याएं की गई, उनकी संपत्ति छीन ली गई, अमानवीय अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। ये सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर हुआ। लगभग 5 लाख लोग जो थे वो इस संघर्ष में मारे गए थे। कितने? 5 लाख पीपल, 5 लाख लोग। यहां हमने फासीवाद और नाजीवाद और भारत पाक विभाजन के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमने यहां पर युद्ध के वातावरण को देखा है। दूसरा विश्व युद्ध जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में जहां लोगों की जानें गई, वहां पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, और अंत में जाते जाते जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया, तो इसने तो जो बाकी बची हुई तबाही थी उसको भी पूरा कर डाला। हाँ जी, अजय बता रहे नाटो का गठन अप्रैल 1949 में हुआ था। यहाँ पर वैसे हमने नाटो की अभी चर्चा नहीं की है, तो आप लोगों को हमने जो बात की है, नाटो में जो देश शामिल होते हैं उस देश की सुरक्षा अमेरिका करेगा। ये देखिए, विद्यार्थी थोड़ी बहुत आपस में भी कभी कभी चर्चा कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी सवाल पूछता है तो कोई उसका उत्तर देने की कोशिश करता है, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर आपस में अगर एक दूसरे शेयर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालतू की बातें तो कम से कम नहीं हो रही है। देखिए, नाटो वैसे हमने यहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन आपने अगर लिखा है तो थोड़ा सा मैं नाटो के बारे में बता सकता हूँ। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में हुआ था, और लक्ष्य रखा गया था साम्यवादी देशों के द्वारा पूंजीवादी देशों की रक्षा करना। लेकिन आज वही नाटो असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब रसिया
यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो नाटो देश चुपचाप देख रहे हैं, रूस को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि यही नाटो देश हैं जिन्होंने कि यूक्रेन का साथ देने की बात कही थी जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर अशांति और युद्ध के वातावरण की बात की है, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा है। अब हम यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध की चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। हम कुछ घटनाओं की बात यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें से एक घटना यहाँ पर बताई जा रही है, जर्मनी द्वारा लंदन पर बमबारी की गई। लंदन यानी कि ब्रिटेन पर, क्योंकि ब्रिटेन का एक शहर है लंदन, उस पर अटैक किया गया था जर्मनी के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो दो गुटों के बीच में था। कौन कौन से गुट थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। देखिए, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी मित्र राष्ट्र हैं। जबकि धुरी राष्ट्र, ये सामने वाला गुट था धुरी राष्ट्रों का। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, ये दो गुट बने हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। मित्र राष्ट्र, जिसमें आप देख सकते हैं रूस, ब्रिटेन और फ्रांस से, अमेरिका इनडायरेक्ट इनके साथ में था। दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली है। इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, इसे हम दूसरे विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आप देख सकते हैं जर्मनी ने लंदन पर अटैक किया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जब जर्मनी के द्वारा वहां पर अटैक किया गया तो ब्रिटेन ने प्रतिक्रिया की, वापसी, और प्रतिक्रिया में 1000 बम वर्षकों से जर्मनी पर हमला किया। कितने? 1000 बम वर्षक विमान जो थे वो जर्मनी के शहरों पर उड़ रहे थे और जर्मनी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया। ये पूरे विश्व में पहली बार ऐसी घटना थी जब दुनिया ने नाम सुना था न्यूक्लियर बम का, यानी कि परमाणु बम का। इस घटना में जहां डायरेक्ट 1,20,000 लोगों की जान गई जब ये घटना घटित हुई थी, और इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में जो आणविक विकिरण निकली उन्होंने इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। क्यों न्यूक्लियर बम को, परमाणु बम को इतना घातक माना जाता है? यही कारण है, जहां परमाणु बम गिरेगा वहां पर बहुत दूर के क्षेत्र में जो विकिरण निकलती है वो वहां के लोगों के सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर डालती है, कई लोगों की दम घुटने से जान चली जाती है, कई लोग कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जितनी ज्यादा दूरी तक ये विकिरण पहुंचती है वहां के लोग, आप ये मानकर चलिए, या तो डायरेक्ट मौत का शिकार होंगे या वो इनडायरेक्ट मौत का शिकार होंगे, यानी कि धीमी मौत उनको मिलेगी। तो ये घटना पूरे विश्व के लिए एक तरह से चौंकाने वाली घटना थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हम अशांति के कुछ मंजर को देख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हम उन घटनाओं को देख रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही मची थी। अब हम बात करते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए शीत युद्ध की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, यानी कि 1945 में। उसके बाद दुनिया के देशों ने एक बार पुनः शांति स्थापित करने के बारे में मंथन किया, विचार किया। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये वो तीन देश थे जिन्होंने शुरुआत की थी शांति की ओर बढ़ने की। और वैसे भी कहा जाता है युद्ध का परिणाम हमेशा शांति की ओर ले जाता है, क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं, युद्धों के बाद जब शांति संधियां होती है, संधियों के माध्यम से यह तय किया जाता है कि राष्ट्र पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। युद्ध का उद्देश्य एक ही होता है, एक देश के द्वारा अपनी ताकत दुनिया को दिखाना या उस देश को दिखाना। अब वो समय नहीं रहा जबकि कोई एक देश दूसरे देश पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए उस पर युद्ध थोपता है। आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई हुई थी। भारत ने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था जब 1971 का वॉर हुआ था और जिस युद्ध से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत की सेनाएं कराची, लाहौर यानी कि पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी थी। तो क्या हमने पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया? नहीं। तो युद्ध किए जाते हैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए। हमने पाकिस्तान को दिखाया कि आप कमजोर हैं और पाकिस्तान के दो टुकड़े बांग्लादेश के रूप में उससे अलग करवा दिया गया।
भारत और चीन का युद्ध देख लीजिए। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय उसका उद्देश्य भारत पर अधिकार करना नहीं था। हालांकि उस युद्ध में जो 1962 की हम बात कर रहे हैं, उस युद्ध के दौरान चीन ने हमारे बॉर्डर पर काफी एरिया जो था, काफी क्षेत्र जो था, उस पर अधिकार कर लिया, उसको दबाकर बैठ गया और आज भी वो क्षेत्र जो है वो काफी हद तक चीन के पास दबाए हुए हैं। तो यहां हम बात कर रहे थे कोल्ड वॉर की, हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। रवीना ने पूछा है सर अमेरिका की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है क्या? देखिए, अमेरिका की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है ये कहना तार्किक तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका आज भी वर्ल्ड पावर है। आज भी अमेरिका के पास में इतनी शक्ति है कि वो दुनिया के किसी भी देश से ताकतवर है, वो चाहे चीन हो और वो चाहे रसिया हो। आपने शायद ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि अभी जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें शामिल नहीं हो रहा है, रूस के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम गहराई से झांक करके देखें क्यों अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण आता है यह अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी। अमेरिका ही ये युद्ध करवाने वाला देश है। 2008 की घटना है जब यूक्रेन को अमेरिका ने नाटो देश में शामिल होने के लिए तैयार किया था। तब से लेकर अब तक लगातार रसिया ने मना किया है यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यूक्रेन को युद्ध का सामना करना पड़ेगा रसिया से, और रसिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रसिया का बिल्कुल पड़ोसी देश है, यूएसएसआर का एक समय में हिस्सा रहा था। बहुत बड़ी पब्लिक जो है वो रसियन यूक्रेन में रहती है, और यही कारण है कि रसिया जो है नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने और नाटो रूस के सिर पर आकर बैठ जाए। बस यही एक कारण था, इसी कारण से ये युद्ध हुआ है। और अमेरिका जानबूझकर यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, यूक्रेन को अपना हथियार बना रहा है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। ये दोनों देश लड़े, रूस आर्थिक रूप से कमजोर होगा, यूक्रेन कमजोर होता है तो नेटो में मेंबर्स को क्या मिलता है, मतलब क्या जाता है उनका, कोई फर्क नहीं पड़ना उनको। और यही कारण है कि वो पीछे से बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं कि हथियार लो, आप लड़ो। खुद नहीं आ रहा है, हथियार देकर के यूक्रेन को उकसा रहा है कि आप लड़िए, भले यूक्रेन पूरा तबाह हो जाए, इससे नेटो को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी रसिया उतना ही कमजोर होगा, और अमेरिका का मुख्य टारगेट है रसिया को कमजोर करना। और जहां तक मेरा मानना है, अमेरिका ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी भारत और चीन को भी लड़ाने में। आज भी अमेरिका की प्लानिंग यही है कि एक ना एक बार भारत और चीन के बीच लड़ाई हो जाए। भारत को वो आर्थिक मदद करना चाहता है, सैनिक मदद करना चाहता है, और अगर दोनों के बीच लड़ाई होती है तो फिर फायदा अमेरिका को है, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां आपस में लड़कर कमजोर होगी। अमेरिका किसी भी एक देश को मदद कर सकता है। अमेरिका अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, अपने हथियारों को बेचना चाहता है, बस दूसरा उसका कोई मकसद नहीं है। अमेरिका आज भी शक्तिशाली है। देखिए, हम शीत युद्ध की बात करें तो शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा इस दौरान हुई थी। शस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की दौड़, हथियारों की होड़, हथियारों की होड़ मचना। जितने भी ताकतवर और कमजोर देश थे, इन सभी देशों के बीच में एक कंपटीशन शुरू हो गया था कि ज्यादा से ज्यादा हथियार जुटाए जाए, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई थी। लेकिन कभी भी युद्ध हो सकता था। शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला जबकि बड़े बड़े संकट सामने आए थे। देखिए, शीत युद्ध के दौरान एक बड़ा संकट तो आप क्यूबा संकट के रूप में देख रहे हैं, जो कि 1962 की घटना है। क्या हुआ था क्यूबा के दौरान? क्यूबा संकट क्या था? क्यूबा जो है वो अमेरिका का पड़ोसी देश है, अमेरिका का पड़ोसी देश। यहां सरकार किसकी थी? यहां सरकार थी साम्यवादी सरकार, साम्यवादी सरकार। और साम्यवादी सरकार का नेतृत्व किसके हाथ में था? फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में। फिदेल कास्त्रो। अमेरिका ने कोशिश की कि जो यहाँ की साम्यवादी सरकार है उसे गिरा दिया जाए। फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए उसने
वहां पर गृह युद्ध के हालात पैदा किए। जो उसके विपक्ष के लोग थे उनको हथियार दिए, उनको आर्थिक मदद दी और वहां पर आंदोलन के लिए उनको उकसाया गया, जिसे बे ऑफ पिग्स कहा जाता है। उसके बाद जब रसिया को इस बात का पता चला तो रसिया ने वहां पर मिसाइल तैनात कर दी। यूएसएसआर ने वहां क्या की, परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। परमाणु मिसाइल क्यूबा में तैनात करवा दी। और जो ये मिसाइल तैनात करवाई थी, इसकी हद में यूएसएसआर अमेरिका के बहुत सारे राज्य आ रहे थे और अमेरिका को डर लगने लगा कि अगर वहां से मिसाइल गिराई जाती है तो अमेरिका के कई शहर तबाह हो जाएंगे, और वो भी परमाणु मिसाइल है। अमेरिका खुद इसका प्रयोग पहले से कर चुका था। अमेरिका को पता था कितना विध्वंस मच सकता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को डरा करके रख दिया कि जब दो बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां टकराएगी तो क्या होगा। हालांकि अब रसिया जो है वो इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं बचा है। 1991 के बाद जब यूएसएसआर का पतन हुआ, कोलैप्स हुआ और उसका उत्तराधिकारी रूस बना, तो रूस को वापस ताकतवर बनने में बहुत वक्त लग गया है। और यही कारण अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, अमेरिका रूस को निरंतर कमजोर ही रखना चाहता है। यूक्रेन और रूस को लड़ाने के पीछे भी उसका यही मकसद है। तो यहां आप देख पा रहे हैं अमेरिका के पड़ोसी देश में क्यूबा में जो है 1962 में वहां पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी डायरेक्ट अमेरिका और रसिया के बीच में। रूस की तरफ बोलेगा या अमेरिका की तरफ बोलेगा, ये सुभाष पटेल पूछ रहे हैं भारत की स्थिति क्या होगी। देखिए, भारत न्यूट्रल देश है, ना अमेरिका के साथ है ना रसिया के साथ है। भारत की जो वर्तमान समय की पोजीशन है वो ये है कि भारत किसी का साथ न दे और न्यूट्रल ही रहे, क्योंकि भारत को इन सभी देशों से अपना आर्थिक संबंध मजबूत रखते हुए अपने विकास को टारगेट करना है। हम वैसे भी युद्धों की नीतियों से बहुत दूर हैं और यही कारण है कि मोदी जी ने निरंतर अपील की है यूक्रेन से भी और रसिया से भी कि आप युद्ध रोकें, आप लड़ाई खत्म करें, बातचीत से इसका समाधान हो सकता है। और आने वाले समय में शायद हो सकता है भारत मीडिएटर बने, भारत मध्यस्थता करे और दोनों देशों के बीच की इस युद्ध को या इस लड़ाई को रुकवाया जाए। तो ये था क्यूबा संकट, जब दो महाशक्तियां डायरेक्ट टकरा सकती थी। हालांकि टकराई नहीं, दोनों ने बातचीत से इस मुद्दे को शांत किया। हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण यानी कि हथियारों की होड़ हुई। क्यूबा संकट एक ऐसा संकट था जब एक बार तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं और भी घटित हुई, लेकिन हम सारी घटनाओं को यहां पर नहीं लेंगे। हम मुख्य मुख्य घटनाओं की बात कर रहे हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लगभग 1950 से 3 वर्षों तक युद्ध चला। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर मिस्र की स्वेज नहर पर अटैक किया। उस समय भी युद्ध के हालात पैदा हुए थे। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत सेनाएं घुस गई। 1979 से लेकर 1989 तक, 1979 तक 10 साल तक सोवियत सेनाएं वहां पर रही अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी घटनाएं घटित हुई जो कि कभी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकता था, ये शीत युद्ध। अब हम यहां पर तीसरी घटना की बात कर रहे हैं और वो है आतंकवाद का उदय। शीत युद्ध में ही आतंकवाद का उदय छुपा हुआ बैठा था। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1979 से लेकर 89 ये जो समय था, ये था अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना, यूएसएसआर की सेना का हस्तक्षेप। और अमेरिका जो था वो इससे खुश नहीं था, क्योंकि रसिया जो था या यूएसएसआर जो था वो अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान पर अधिकार करना चाहता था। बहुत बार कोशिश की गई यूएनओ के माध्यम से, यूएनओ में कई बार प्रस्ताव रखे गए कि यूएसएसआर अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटाए, लेकिन यूएसएसआर हटाना नहीं चाहता था। अमेरिका ने इनडायरेक्ट यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए क्या किया? अमेरिका द्वारा वहां पर आतंकवादियों को सहयोग दिया गया। यानी कि आज जो हम आतंकवाद देख रहे हैं उसका जन्मदाता कौन है? अमेरिका है।
आतंकवाद को प्रोत्साहित किया? कैसे प्रोत्साहित किया, कैसे प्रोत्साहन दिया? वहां के जो लोकल लोग थे, जिन्हें हम आज तालिबानी कहकर के पुकारते हैं, इन तालिबानियों को हथियार दिए गए, आर्थिक मदद दी गई, जैसे कि आज यूक्रेन को दे रहा अमेरिका, और इन्हें यह कहा गया आप यूएसएसआर के खिलाफ लड़िए, उसकी सेना से लड़िए और उनको यहां पर टिकने मत दीजिए, क्योंकि ये यहां पर टिककर अपराधिकार करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आप लड़िए इनसे। और 10 सालों तक ये मंजर चलता रहा। आखिरकार यूएसएसआर की सेना को वहां से निकलना पड़ा। तो तालिबान का जन्मदाता कौन? अमेरिका। इस तरह से अमेरिका ने आतंकवाद को जन्म दिया और एक समय ऐसा आया जब खुद अमेरिका भी आतंकवाद का शिकार हो गया। अमेरिका जो आतंकवाद का शिकार हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 9/11 के हमले में। क्या था 9/11 का हमला? अमेरिका पर आतंकी हमला। वैसे तो दुनिया के सभी देश आतंकवाद का शिकार रहे हैं और भारत तो सबसे ज्यादा रहा है। भारत की संसद पर आतंकी हमला हो गया था। भारत में तो कई बार बहुत सारे प्लेन हाईजैक किए गए हैं, कई बार मंदिरों को टारगेट किया गया है, कई बार बड़े बड़े बाजारों को टारगेट किया गया है। आप जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है जब भारत में आतंकी हमले हुए हैं। भारत सबसे ज्यादा इसका शिकार रहा है। हम यहां अमेरिका का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा देश जो है वो भी आतंकवाद से बच नहीं पाया। तो यहां पर आप देखिए, हाँ जी, एक विद्यार्थी ब्रह्म सिंह गुर्जर पूछना चाह रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों को मिलेंगे क्या? देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं 11th क्लास के, तो मैंने अभी पिछली कुछ क्लासों में कहा भी था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज वैसे भी पेपर अलग अलग आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्स आपको पूरा कराया हुआ है, सब कुछ आपको आता है, आप तो सब बस तैयारी में रहिए और पेपर आप देकर के आइए, आपके नंबर 100% अच्छा आएंगे। जब सब कुछ आपको आता है तो फिर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अमेरिका पर आतंकी हमला। इस हमले को हम किस रूप में जानते हैं? हम जानते हैं इसको 9/11। ये 9/11 क्या है? 9/11 का मतलब है, यहां पर देखिए अमेरिका के अंदर डेट और महीना जो है वो भारत से अलग तरीके से लिखा जाता है। हम यहां पर डेट लिखते हैं, यहां पर महीना लिखते हैं, ये यहां महीना लिखते हैं, यहां डेट लिखते हैं। तो ये 11 दिनांक है और 9 महीना है, मतलब ये सितंबर की घटना है। 11 सितंबर 2001 की घटना है ये, जब अमेरिका पर अलकायदा और तालिबानी आतंकवादियों ने मिलकर के एक हमला किया था और इस हमले में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 3000 से अधिक लोग मौत का शिकार हुए थे। अमेरिका के पेंटागन शहर पर, जहां पर अमेरिका का सुरक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, उस पर यह अटैक किया गया था और इस अटैक में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका खुद आतंकवाद का शिकार हुआ। फिर अमेरिका ने बदले में आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन छेड़ा। दुनिया के देशों में जहां जहां आतंकी छुपे बैठे थे उन पर अटैक किए गए, उनके खिलाफ कार्यवाहियां की गई। ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन हमने यहाँ पर अभी जो पिछले 3 बिंदुओं की चर्चा की थी उसमें हमने देखा किस प्रकार से आतंकवाद का जन्म हुआ और किस प्रकार से जब दुनिया ये सोच रही थी कि अब शांति स्थापित होगी, लेकिन नहीं हो पाई। 1990 के बाद जहां दुनिया एक और उदारवाद की तरफ बढ़ रही थी, विकास की तरफ बढ़ रही थी, वहीं आतंकवाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और आतंकवाद ने दुनिया के लगभग सभी देशों को एक एक करके अपने लपेटे में लेना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उन देशों तक उसने अपनी पहुंच बना ली। तो हम जो बात कर रहे थे शांति स्थापित करने की, ये अभी जो कह रहे थे हम कि एक जुमला बन करके रह गया है, बस यही कारण है जुमला बनने का। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर शांति हम किसे कह सकते हैं, यानी कि शांति का अर्थ क्या हो सकता है। तो शांति के अर्थ के लिए हमारे सामने 2 बातें हैं। पहली बात तो है हम शांति युद्ध की अनुपस्थिति को कह सकते हैं। 2 है, एक तो युद्ध की अनुपस्थिति और दूसरा हम अभी नीचे चर्चा करेंगे। लेकिन युद्ध की अनुपस्थिति को क्या हम शांति का नाम दे सकते हैं? अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो आप क्या मानकर चल रहे हैं इसका मतलब दुनिया में शांति छाई हुई है? नहीं। कारण क्या है इसमें आप देख सकते हैं कि रवांडा और बोत्सनिया, ये 2 देशों के नाम जो दिए गए हैं, इन दोनों देशों के अंदर कुछ हालात ठीक नहीं थे। यहां पर
हजारों लाखों लोग जो हैं वो मौत का शिकार हुए। ये एक तरह का सिविल वॉर था, गृह युद्ध था। और इस गृह युद्ध में भले ही एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, पर लोग तो मर रहे हैं, तो फिर शांति कैसी? इसलिए हम अगर कहें युद्ध की अनुपस्थिति शांति है, तो ये दो घटनाएं इसमें अपवाद कही जाएगी। तो युद्ध की अनुपस्थिति को हम पूरी तरह से शांति नहीं कह सकते, लेकिन हम शांति किसको कह सकते हैं? युद्ध का ना होना, दंगा ना होना, नरसंहार ना होना, कत्ल ना होना, सामान्य शारीरिक प्रहार, ये सब कुछ ना होना, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शांति है। क्योंकि इस प्रकार के संघर्षों का अगर अभाव है दुनिया में, तो फिर आप मानिए कि वो देश शांत है। लेकिन ऐसा हमने लंबे समय से देखा नहीं है। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, उस समय से लेकर के आज तक लगभग 100 साल गुजर चुके हैं। क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, हम 2014 से बाहर आ चुके हैं, लगभग 100 वर्ष गुजर चुके हैं। इन 100 वर्षों में जहां हमने 2 विश्व युद्ध देख लिए, वही हमने एक शीत युद्ध देख लिया, वही हमने दुनिया के देशों को छोटे छोटे युद्धों में आपस में उलझते हुए देख लिया, हमने परमाणु बम का इस्तेमाल भी देख लिया, वही आतंकवाद का पनपना भी इसी दौर में हुआ था। इन सब घटनाओं ने इस शांति नाम को एक तरह से वास्तव में जुमला बना करके रख दिया। चीन अभी कम्युनिज्मवाद को अपना रखा है क्या? एक सवाल पूछा है एक स्टूडेंट ने। देखिए, चीन अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है, लेकिन चीन का कम्युनिज्म जो है वो बदल चुका है। जब चीन ने कम्युनिज्म अपनाया था उस समय का और आज का कम्युनिज्म जो है वो डिफरेंट है। इसको समझ सकते हैं आप इस तरह से कि चीन ने 1949 में जिस कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया था, जिस कम्युनिज्म को अपनाया था, वो ये था कि वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही एरियाज जो हैं, वहां पर वो क्या रहेगा? कम्युनिस्ट रहेगा। वो किसी पूंजीवादी देश के साथ कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, और उनकी नीतियां पूरी तरह से साम्यवादी ही रहेगी। लेकिन 1972 के बाद चीन ने अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री से थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री यानी कि पूंजीवादी देश में बदलना शुरू किया, और यह क्षेत्र था आर्थिक। तो आज जो चीन है वो आर्थिक क्षेत्र में एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह है, पूंजीवादी देश की तरह है, और राजनीतिक क्षेत्र में आज भी वो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है। तो अब हम उसके साम्यवाद को 2 रूपों में देख सकते हैं। यह है आज का चीन। चलिए, हम बात कर रहे थे संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। संरचनात्मक हिंसा में एक जातीय हिंसा, जातीय हिंसा जिसमें हम कह सकते हैं कि जातियों का आपस में टकराव जो होता है वो जातीय हिंसा की श्रेणी में आता है। जातीय हिंसा में हम जहां एक और भारत की बात कर सकते हैं कि भारत जैसे देश में जातीय तनाव लगातार रहा है, उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों पर अत्याचार, उनका शोषण, फिर निम्न जातियों के द्वारा उनके प्रति प्रतिक्रिया, और हमने जातियों के नाम पर कई बार कितनी हिंसाएं बढ़ती हुई देखी है, जहां लोगों ने हथियार भी उठाए हैं, खून खराबा भी हुआ है। यह आम घटना नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास में एक लंबा समय गुजरा है जबकि जातीय संघर्ष निरंतर दिखाई दिया है। हम इसी प्रकार से महिला उत्पीड़न की भी बात कर सकते हैं। महिला उत्पीड़न में आप कह सकते हैं महिला उत्पीड़न, कन्यावध, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये सब कुछ क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी है। यानी कि महिलाओं को लेकर के भी जो हिंसा भड़की है, महिलाओं पर जो अत्याचार किए गए हैं, ये भी तो अशांति का प्रतीक है। यानी कि अशांति के लिए जहां जातीय हिंसा जिम्मेदार रही है, वहीं पर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए हैं वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है। ये हिंसा के हम विभिन्न रूप देख रहे हैं, क्योंकि हम संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूपों की बात कर रहे हैं। एक आ रहा है जाति पर, जातिगत आधार पर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा। दूसरा आ रहा है लैंगिक आधार पर, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार। फिर आता है इसी का एक एग्जाम्पल कि 2011 की जनगणना को देखा जाए तो इसमें हम बाल लिंगानुपात की बात करें। बाल लिंगानुपात का मतलब है वे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष तक की है, उनमें अगर स्त्री और पुरुष कितने संख्या में हैं, तो इससे पता चलता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां हैं। तो स्त्रियां कम क्यों हैं, महिलाएं कम क्यों हैं और पुरुष ज्यादा क्यों हैं? इसका कारण यही है कि महिलाओं को इस समाज में हमेशा पीछे रखा गया। महिलाओं का जन्म लेना भी कुछ घरों में तो
अभिशाप माना जाता था और आज भी कुछ घर ऐसे होंगे जहां ऐसा माना जाता है। और यही कारण है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम रही है। यह लिंगानुपात जो है ये दर्शाता है कि महिलाओं को किस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है। यह पितृसत्तात्मक विध्वंस का एक उदाहरण है। पितृसत्तात्मक का मतलब ही पुरुष प्रधान समाज से है। अब देखिए हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की। यह भी एक संरचनात्मक हिंसा का ही रूप है। उपनिवेशवाद जिसमें आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात दुनिया के कई देश थे, खास करके यूरोपीय देश, जिनमें आर्थिक संपन्नता आई और उन्होंने अपने बने हुए माल को बेचने के लिए बाजार ढूंढने शुरू किए और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी देशों को तलाशना शुरू किया। इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाली और भी बहुत सारे देश शामिल थे। इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपना टारगेट किया, जो कि पिछड़े हुए थे, गरीब थे। उन देशों में अपनी कॉलोनीज स्थापित की, अपने उपनिवेश स्थापित किए और अपने उपनिवेश स्थापित करके वहां पर लंबे समय तक उनके शोषण की नीति अपनाई। वहां के कच्चे माल को प्राप्त करना, अपने यहां पर ला करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उनको बनाना और फिर उन्हीं देशों को वापस बेचना और बड़ी ऊंची कीमतों पर बेचना। मतलब हमारा ही सामान हमको ही बेचा जा रहा है और वो भी कई गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है। ये आर्थिक शिकार हुए थे हम लोग लंबे समय तक इस उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद भी एक तरह से इस हिंसा का कह लीजिए या फिर अशांति का कह लीजिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना अत्याचार उपनिवेशवाद के दौरान औपनिवेशिक देशों में किया गया। भारत का इतिहास आप सभी पढ़ चुके हैं। हम सभी 1857 की क्रांति और 1947 तक जो हमने आज़ादी प्राप्त की, इस दौरान जो हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किए, लोगों की नृशंस हत्याएं कर देना, मनचाहा लगान वसूलना उनसे, ये सब कुछ एग्जाम्पल देता है इस बात का कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में इस उपनिवेशवाद ने भी हिंसा फैलाने का काम किया। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं रंगभेद की। रंगभेद का शिकार यही औपनिवेशिक कंट्रीज रहे हैं। गोरे लोगों ने, श्वेत चमड़ी के लोगों ने अश्वेत लोगों पर अत्याचार किए, अमानवीयतापूर्ण अत्याचार उनके साथ में किए गए। हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, यानी कि पिछली जो क्लासेस हुई है उनमें, कि कई जगहों पर लिख दिया जाता था कि डॉग्स एंड मैक्सिकन आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक इंसान की तुलना एक जानवर से की जा रही है। जहां पर भी सुविधा के उच्च साधन होते थे वो सारे गोरे लोगों के लिए होते थे और निम्न कोटि के साधन इन्हीं ब्लैक पीपल यानी कि जिनको हम काले लोग कहते हैं उनके लिए होते थे। ये सारी बातें दर्शाती है कि किस प्रकार से हमने संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप देखे हैं। एक इसका और रूप है, वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यानी कि दो धर्मों के बीच की लड़ाई। और ये हिंदू मुस्लिम, अगर हम भारत की बात करें, लंबे समय तक रही। 1947 में आज़ादी के दौरान जिस प्रकार से हमने हिंसा देखी वो सांप्रदायिकता का ही एग्जाम्पल था। उसके बाद भी भारत में समय समय पर अनेक सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, जिसमें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था, किस प्रकार से पंजाब जो है वो खालिस्तान के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था, और किस प्रकार से दिल्ली में जो खून खराबा हुआ जिसमें सिखों की हत्याएं की गई। गुजरात का गोधरा कांड भी इसका एक एग्जाम्पल है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं समय समय पर होती रही है। यह है संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। अब हिंसा की समाप्ति कैसे की जा सकती है? हिंसा की समाप्ति के लिए आप देखेंगे एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंसी है जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको कहते हैं, यूएन का एक संगठन कह लीजिए, उसकी एक एजेंसी कह लीजिए, यूएनएससीओ जिसको हम कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का ये जो शैक्षणिक है, एजुकेशनल, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, इसने लिखा है एक जगह पर। और क्या लिखा है देखिए, बुक में आपके यूनिसेफ लिखा हुआ है, लेकिन यूनिसेफ तो जो है वो चिल्ड्रन फंड है यूएन का, लेकिन जो यूनेस्को है वो काम करता है शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। और वहां उसने क्या लिखा है देखिए संविधान में,
कि क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव के उपाय भी लोगों के दिमाग से ही ढूंढने चाहिए। और इन्होंने एक बात भी कही है, यह तकनीक एक मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के समान है। हम आप कई बार मनोचिकित्सक के पास में जाते हैं, हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं जब हम मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। कई बार तनाव की वजह से कई लोगों को जो है वो मानसिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर जब ढूंढते हैं तो किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंचते हैं और मनोचिकित्सक उनसे बातचीत करके उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढता है। दवाओं से ज़्यादा इलाज दिमाग का बातचीत करके, माहौल बदल करके दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हिंसा है, जहाँ कहीं पर भी युद्ध का माहौल है, वो लोगों के दिमाग से उपजा है। लोगों के दिमाग को बदलने की जरूरत है। अगर इस पर प्रयास किया जाए बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा, बड़े बड़े शिक्षकों के द्वारा, तो दुनिया में काफी हद तक अमन और शांति स्थापित की जा सकती है। क्योंकि जब युद्ध का जन्म हमारे दिमाग से हो रहा है तो दिमाग में आप शांति के बीज बोइए, अपने आप ही दुनिया में शांति स्थापित होगी। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? इस संबंध में हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जो गांधी जी के दो हथियार थे, इन्होंने अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात मनवाने की बात कही थी। गांधी जी तो हम सभी जानते हैं अहिंसा के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वो हमेशा विरोधी थे इस चीज का कि हम किसी भी हिंसा को अपनाएं। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अगर सरकार से अपनी बात मनवानी है तो हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह ये दो हथियार दिए हमें। शांतिपूर्वक आप आग्रह कीजिए। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक आप कानूनों को तोड़िए, लेकिन आप हिंसा का सहारा मत लीजिए। यानी कि गांधी किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोधी थे। गांधी का ही कुछ अनुसरण करने वाले मार्टिन लूथर किंग थे, जिनका संबंध अमेरिका से है। उन्होंने 1960 में जब रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया, उनका भी संघर्ष कैसा था? अहिंसात्मक संघर्ष था। और गांधी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अगर आप हिंसा के माध्यम से सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे और लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो जिस लोकतंत्र की आप नींव रखेंगे वो आगे चल करके कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देगा। अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है तो उसे साधने का तरीका भी पवित्र होना चाहिए, और वो पवित्र तरीका है अहिंसा। तो गांधी ने जिस प्रकार से अहिंसा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो हम कह सकते हैं कि हिंसा जो है वो कभी शांति को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। शांति को प्रोत्साहित कौन करेगा? शांति को प्रोत्साहित करेगा अहिंसा। आप अगर हिंसा के माध्यम से कोशिश करेंगे तो वो आगे चल करके हिंसा के रूप में ही परिणित होगी। पाकिस्तान का विभाजन जो है, आप सभी जानते हैं, भारत से अलग एक देश पाकिस्तान बना, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मार्ग चुना था वो भारत से अलग एक देश का मार्ग चुना था। और आज आप देख सकते हैं वहां पर निरंतर हम सैनिक शासन देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? कि भारत ने जिस शांति के मार्ग का अनुसरण किया था, पाकिस्तान उस शांति के मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाया। आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को कमजोर करना चाहता था। आज खुद आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे छूट गया है, बहुत पिछड़ गया है। शांति और राज्य सत्ता, मतलब राज्य सत्ता की क्या भूमिका हो सकती है शांति में? कहा जाता है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि उसकी जो सेना है और उसके पास जो पुलिस है, उसका प्रयोग वो किसके लिए करेगा? युद्ध और आक्रमण जैसी जो समस्याएं होती है, जो स्थिति बनती है, उसे निपटने के लिए करेगा। बल्कि कई बार हम देखते हैं कि जनाक्रोश को दबाने के लिए भी सेना और पुलिस का प्रयोग एक राज्य के द्वारा कर लिया जाता है। वर्तमान समय में म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर सैनिक शासन है, मतलब वहां पर लोगों की बात को दबाया जा रहा है। तो राज्य का काम क्या है? राज्य का काम, सत्ता का काम है शांति स्थापित करने के लिए हथियारों का या फिर जिस बल का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। बल तो आपका दूसरे देशों के लिए है, लेकिन अगर आप अपनी ही जनता के खिलाफ बल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अनुचित है, क्योंकि ये शांति के खिलाफ जाता है। राज्य को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि वहां पर शांति बनी रहे।
शांति स्थापित करने के विभिन्न दृष्टिकोणों में देखिए क्या क्या है। कुछ दृष्टिकोण है। सबसे पहला है राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना और उनके बीच की जो प्रतिद्वंद्वता है उसको जीवन सत्य मानना। ये कुछ प्रयास है जिससे कि हम शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जो अशांति फैल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा। हम क्यों किसी देश को छोटा माने, हम क्यों किसी देश को कमजोर माने। हम किसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा करें तो वो हम एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करें, जिसमें हम उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें, बल्कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम उसकी संप्रभुता का सम्मान करें। अगर ये सब कुछ हम कर पाए तो स्वस्थ वातावरण रहेगा और ऐसे वातावरण में युद्ध की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वता के प्रबंध तथा संघर्ष की आशंका का समाधान सत्ता संतुलन के माध्यम से करना चाहिए। सत्ता संतुलन का मतलब क्या है? सत्ता संतुलन का मतलब है अगर एक ताकतवर देश कमजोर देश को दबा रहा है तो वहां पर कुछ देशों को कमजोर देश के साथ आना चाहिए, कुछ देशों को कमजोर देश का सहयोग करना चाहिए। और इसको कहीं ना कहीं हम संतुलन कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस, संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज वर्तमान समय में रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया जा रहा है, अगर नेटो कंट्रीज यूक्रेन के साथ खड़े होते और शायद युद्ध में भाग ले लेते तो यूक्रेन में आज जो तबाही है वो शायद नहीं होती। युद्ध का जो मंजर आज है वहां पर शायद नहीं होता। हो सकता है रसिया पीछे हट जाता। स्टार्टिंग में जब उसने अटैक किया था तभी अगर उनके खिलाफ नेटो शामिल हो जाता तो हो सकता है युद्ध नहीं होता। जब यूक्रेन के साथ ये देश नहीं आए तो फिर हमें एक भयंकर युद्ध देखने को मिल रहा है। दूसरा तरीका, राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग से अशांति के खतरों का समाधान किया जा सकता है। तभी तो कहते हैं बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। उनके साथ आपस में कैसे सहयोग स्थापित किया जाए ये कोशिश होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, भारत और चीन के बीच जब 1962 में वॉर हुआ था, वॉर तो क्या एक छोटी सी लड़ाई थी, उसको खत्म करने के लिए एशिया के देशों ने भरसक कोशिश की थी। दोनों देशों को समझाया, कोलंबो प्रस्ताव रखा गया, दोनों देशों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया और दोनों देशों से अपील की गई शांति बरतें और अपनी पुरानी स्थिति पर लौटे, बातचीत से समस्या का समाधान निकालें। तो ये एक तरीका हो सकता है युद्धों को टालने का। वैश्वीकरण तथा एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता सहयोग का संकेत देती है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की ओर हैं, हम वैश्वीकरण की ओर हैं। सुभाष पटेल पूछ रहे हैं सर नागरिकता चैप्टर नहीं हुआ है। देखिए हमने जो चैप्टर्स किए हैं वो आरबीएसई का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग किए हैं और नागरिकता चैप्टर इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो आरबीएसई के सिलेबस में इस बार के एग्जाम में नहीं है। इस बार जो सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, एग्जाम में आपके नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से हैं और आपके वो चैप्टर आने वाला है तो आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र वो भी चैप्टर आपके ऐप में होगा। नागरिकता जो एक चैप्टर बचा है वो भी आपके ऐप में शीघ्र ही आपको मिल जाएगा। एक और तरीका है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बनाया इसलिए गया था कि वो विश्व में शांति स्थापित करवाएगा और आज काफी हद तक सफल भी रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। भले आज यूक्रेन युद्ध को नहीं रोक पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, पर आप देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हो पाया। ये एक बड़ा युद्ध हो रहा है वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन में, लेकिन बड़े युद्ध आज तक क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जब जब ऐसी संभावनाएं बनी यूएनओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। तो ये एक तरीका है कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का अब समय हमारा समाप्त हो चला है, बल्कि कुछ समय ऊपर भी गुजर चुका है, लेकिन आज हमने हमारे सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं चैप्टर्स के साथ आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है रैपिड रिवीजन का। अब हमारी मुलाकात वापस जब होगी तो आप क्लास 12th में होंगे और वहां पर जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो दोबारा हमारा और आपका साथ प्रारंभ होगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब मेहनत करें, अच्छी परीक्षा की तैयारी करें, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर निर्भर नहीं रहें और आप अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना ज़्यादा आपके फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी। तो मिलते हैं हम क्लास 12th में, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।